बहुत ही छोटी बातों को छोटी बातें वो परेशान दिल पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। अगर पापा ने उसको 1000 रुपए भेजने हैं, नहीं भेजे हैं, पैसे नहीं हैं, 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल का है, तो ऐसी ऐसी आईपीसी सीआरपीसी पे उन पे मुकदमा है कि वो देख करके मेरे को बहुत दुख होता है कि हमारा युवा दिखा सामने पे, आपको लगा हाँ ये फैमिली या ये बच्चा या ये यूथ बिल्कुल लाइनअप हो गया है। देखिए हमारे पास ऐसा कोई एक एग्जांपल हमारे दर्शक, देखिए हमारे पास मैंने लगभग 44,000 जो यूथ है उनके साथ काम किया है उस कंट्री में। अच्छा, कि ऐसे घर पर आते हैं उन्होंने मोबाइल को टेबल पर रख देना चाहिए अलग से, या उनको बोलना चाहिए कि जब हम 45 मिनट 40 मिनट डिनर साथ में करते हैं सब लोग, उस वक्त मोबाइल किसी का नहीं होना चाहिए। या हम मंदिर जा रहे हैं या जब कोई घर में आ रहा है उसको हम जब प्रणाम कर रहे हैं या जब मामा चाचा से बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनके कारण आज की जो ज़िंदगी है, जो 21वीं सदी की ज़िंदगी है, वो अधूरी है। आपको दवाई बाद में खानी पड़ेगी और उस व्यक्ति की जरूरत पहले होगी। उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है और राज्य और केंद्र के तमाम प्रकार के संगठनों ने, सरकारी संस्थाओं ने उनको बहुत सम्मान किया है। ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, और अगर मनोचिकित्सक नहीं हैं तो शायद आज जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं उनके बिना समाज अधूरा है। हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुकुल शर्मा मनोचिकित्सक हैं और जो मैंने पहले उनके इंट्रोडक्शन में बताया, हम सीधी बातचीत करने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमें आपसे क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें यानी कि जो आपको देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कहाँ से शुरू करेंगे? आप तो, मैं जो कहना चाहूँगा शायद आपके मन में पहले आ रहा होगा कि प्रेम पंचोली के नाम में कुछ दिल में कुछ आ रहा है। आप मनोचिकित्सक हैं। आजकल जो बहुत दौड़ भाग हो रहा है, बहुत रस है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है लोगों का, और मैंने देखा कि दवाई कम, आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। दवाई तो सिर्फ ये है कि एक रोग दोष दर्द को, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट होता है बहुत बड़ा होता है। लेकिन आप जिनको आप दवाई दे देते हैं, आप तो दवाई देते नहीं, कुछ नहीं, मनोवैज्ञानिक दवाई नहीं, मनोवैज्ञानिक दवाई देते हैं। आप उनके काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं और किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को सेटल करें अच्छे ढंग से। तो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम उत्तराखंड के युवाओं की बात करें, जो कि हमारा भारत का, हमारे विश्व का भविष्य है, और उत्तराखंड से हजारों बच्चे, किसी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं और बड़े उच्च पद पे काम करते हैं। लेकिन पिछले 12 से 15 साल में मैं देख रहा हूँ कि युवाओं की जो स्थिति है, जो 15 साल से 30 साल के बीच की है, वो बहुत खराब है। आजकल युवा नशे में है। आजकल युवा को कोई छोटी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उसको स्ट्रेस है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। अगर उसे डिप्रेशन हो जाता है तो उसको वो मैनेज नहीं कर पाता, वो हम लोगों के पास नहीं पहुँचता, वो अपने आप कोशिश करता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, और वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो लगभग 40%, 39% पॉइंट सम परसेंटेज जो युवा हैं 15 साल से लेकर के 30 साल के बीच के उत्तराखंड के, वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, फोबियाज और डिसऑर्डर के शिकार हो गए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया या यूथ, जो दुनिया में यूथ है, वो ऐसे होगा या? इंडिया की अगर आप देखें WHO के जो आंकड़े हैं और जो हमारी IAPC की सर्वे रिपोर्ट है, उसके हिसाब से लगभग 39% जो युवा है वो बहुत परेशान। अच्छा। उसके पीछे जो कारण है बहुत छोटी बातें। अच्छा। जो बच्चे आजकल, पहले हम बहुत हल्की फुल्की बातें हुआ करती थी तो उसे काउंट नहीं करते थे। हाँ। लेकिन आज का युवा बहुत छोटी बात पे परेशान हो जाता है। दूसरा कारण पेरेंटिंग। हमारे जो माता पिता हैं, पहले मदर काम नहीं किया करती थी। अगर ड्यू लर्नर कॉन्सेप्ट आ गया, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं, और महिलाओं को आगे बढ़ना भी चाहिए, और महिलाओं के आगे बढ़ने से भारतवर्ष को फायदा भी हुआ है। तो उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है महिलाओं ने। लेकिन जो दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं आजकल, वो अपने बच्चों पर उस हिसाब से समय नहीं दे पा रहे। तो एक डिस्टेंस जो मेंटेन हुआ है। अगर हम देहरादून के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या पैरामेडिकल कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पर 87% जो बच्चा है, यूथ है, वो गढ़वाल से, कुमाऊं से पढ़ता है या आसपास के राज्य से आता है। तो उनकी माता पिता से जो कनेक्शन है वो नहीं है, और 90% जो गार्जियन होना चाहिए आपके लोकल लेवल पर, वो नहीं है। तो बच्चे जो ऊपर से यहाँ आते हैं, जैसे गढ़वाल में आप रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, लगता है कि मैं बहुत मस्त हूँ, मैं राष्ट्र रोड पे घूम रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ, और एक जो ब्लू एयर होती है, जो ग्रीन एयर होती है, मस्ती वाली जो एयर होती है, उसमें ना आता है। तो जिस उद्देश्य से बच्चे को यहाँ भेजा गया था, जिस युवा ने हमारा भविष्य बनना था, वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करता है। और लगभग 30% से ज़्यादा बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो ये बड़ा आंकड़ा है।
और इस आंकड़े को ठीक करने के लिए बहुत ये भी सारे डिप्रेशन के कारण से बहुत छोटे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नशे में है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, माता पिता से बात नहीं हो रही है, कोई ब्रेकअप हो गया है, फेल हो गया है, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया है, समाज ने कुछ बोल दिया है, रेंट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, शिफ्ट नहीं कर पा रहे, ओहो। बहुत ही छोटी बातों को छोटी बातें वो परेशान दिल पे ले लेते हैं ना? दिल पे ले लेते हैं। हाँ। अगर पापा ने उसको 1000 रुपए भेजने हैं, नहीं हाँ, भेजे हैं, नहीं पैसे भेजे। नहीं हैं, अपने फ्रेंड की बाइक देख ली, अरे इसको 2 लाख की बाइक है मेरे पास, तो मैं तो विक्रम में जा रहा हूँ। तो फ्यूचर बिल्डिंग ना करते हुए वो करंट में देख रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, तो बहुत छोटी बात से वो परेशान हो रहा है। उस वजह से उसका भविष्य का निर्माण होने में तो थोड़ा आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे कि आपने ऑल ओवर ये बोला कि माँ बापों से यूथ का या बच्चों का कनेक्शन कम हो गया है, तो माँ बापों को क्या करना चाहिए ये एज ए मनोचिकित्सक? देखिए, ऐसे जो हमारे मनोविज्ञान में है, जो मन है, क्योंकि आपके पास तो हमारे जो दर्शक हैं पूरे पहाड़ में या कहीं पर भी पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग अभी आपको जो है अमेरिका में भी लोग देख रहे होंगे, लेकिन ऑल ओवर ये जो आपको देख रहे हैं आपके पास नहीं आ पा रहे, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए कि लबोलुबाम ये है कि जो हमारे जो एडोलसेंट जो बच्चे हैं और फिर यूथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो आपने कहा 15 से 30 साल की उम्र के बच्चों में ये डिप्रेशन या दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है, तो एज ए पेरेंट्स उन युवाओं के माँ बापों को क्या करना चाहिए ताकि उनकी मनोस्थिति ठीक हो, आपके मनोचिकित्सक चिकित्सा से उनको कुछ फायदा हो? देखिए, माता पिता का जो भी वो कर रहे हैं, समाज में आगे बढ़ रहे हैं और वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ ले रहे हैं और समाज में उनको बड़ा काम करना भी चाहिए, उनके अपने खुद के सपने हैं। जी। लेकिन आपकी जो असली संपत्ति है जी। वो आपका घर नहीं है, आपकी असली संपत्ति आपका बच्चा है। बिल्कुल। और आजकल अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पिछले 15 साल से जो मैं देख रहा हूँ, 15 से 20 साल में, कि हमारे पहले जैसे हम खुद 4 बहन भाई हुआ करते थे, जो मेरे फादर हैं वो 13 मेरे ताऊजी और बुआ को मिला के 13 हुआ करते थे। वाह, बड़ा परिवार, बड़ा परिवार है ना? और हम बुआओं के साथ जाया करते थे, बड़ा मजा आया करता था और हम कैसे बड़े हो गए पता नहीं चला। लेकिन आजकल जो मानसिक तनाव बड़ा है, जो जिम्मेदारी बड़ी है और जो हमने ड्यूल अर्नर कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, दोनों कमाएंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे, और न्यूक्लियर फैमिली जो आप न्यूक्लियर यूनिट्स, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि 1 या 2 बच्चे हम इतना ही सोच पा रहे हैं, उसके आगे हम नहीं सोच पा रहे। तो 2 बच्चे अगर आपके हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा बेटी है, तो ये आपकी असली संपत्ति है। मैंने सैकड़ों परिवारों को बहुत परेशान होते हुए देखा है, उसमें बहुत सारे IAS ऑफिसर हैं, IPS हैं, PCS हैं, इंजीनियर हैं, बड़े अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, जी। कि वो उनके पास परमात्मा ने वो सब कुछ दिया है जो कि इंसान के पास होना चाहिए, लेकिन बच्चा ड्रग्स ले रहा है। ओहो। बेटी के साथ और इश्यूज हो गए। अभी कल ही मेरे पास एक ऐसा मैटर आया है जो 13 साल की बच्ची है, जिसके पास ऐसा कुछ पाया गया, जिसके माता पिता बहुत दुखी हैं वो देख कर, एक छोटी बच्ची को वो जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। उत्तराखंड जेल में हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, अच्छा। जो सांख्य योग फाउंडेशन जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, जी। तो हम जेल में देखते हैं कि 700 लोग यूथ वहाँ पर है, जो आपराधिक प्रवृत्ति होने के कारण या उसको पता नहीं था बहुत सी बातें और वो फंस गया और वहाँ पर है। यहाँ हमारे सुधों वाला हमारे यहाँ 1680 कैदी हैं यहाँ देहरादून में टोटल, अच्छा। लगभग 1680 है, उसमें से 700 यूथ है, हैं? यूथ है जो कि 15 साल, 16 साल, 18 हाँ। साल, 20 साल, 22 साल का है। तो ऐसी IPC, CRPC पे उन पे मुकदमा है कि वो देख करके मेरे को बहुत दुख होता है कि हमारा युवा वहाँ तक पहुँच गया। तो माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनका 1 बच्चा या 2 बच्चे हैं तो उनकी संपत्ति वो दोनों बच्चे हैं, तो उनका ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है बच्चा, आपका बच्चा, बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं तो वो कहते हैं मेरा जो बेटा है वो अमेरिका में है, जो 4 साल पहले आया था, मेरी जो बेटी है वो स्वीडन में है, जो 7 साल पहले आई थी, और हम यहाँ पर हमारा एक टॉमी डॉग है उसके साथ में रहते हैं। तो आपके बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, दूर भेज दिया, वो माता पिता को पूछ नहीं रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में गड़बड़ थी। तो पेरेंटिंग को समझना बहुत जरूरी है। ये जड़ है, ये जड़ है ना, ये जड़ है और ये भटकाव की जड़ यही है। हाँ, बिल्कुल। तो आपकी प्राथमिकताओं में पैसा है, आपकी प्राथमिकताओं में गाड़ी है, घर है, आपकी प्राथमिकताओं में शो ऑफ है, शक्ति प्रदर्शन है कि मैं पूरे खानदान को दिखाऊं कि मेरी बेटी की शादी में देखिए 700 लोग आए थे, 800 लोग आए थे, पर उस बेटी और उस बेटे क्या हालात है, वो उस बेटे की इंडिविजुअल व्यक्तिगत क्या हालत है कि वो हमारी जो पृष्ठभूमि है, जो हमारी जड़ें हैं उत्तराखंड की, उससे बहुत दूर हो गया। पलायन उसी वजह से हुआ।
तो पेरेंटिंग में गड़बड़ है, जो कि लोग मुझे इस बात की बोलते पसंद नहीं करते कि मैं माता पिता को बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ कि आप बहुत स्पष्टवादी हैं, स्ट्रेट बोल देते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आपकी संपत्ति आपके बच्चे हैं। नहीं, माता पिता क्या, वो सेंटिमेंट है एक्चुअली। अगर हम बच्चा पैदा करते हैं, साफ एक तो कॉमन सेंस है नहीं कि हमने बच्चे को पैदा किया तो उसकी जब तक वो मतलब मजबूत नहीं हुआ, जब तक वो खुद निर्णय वाला नहीं हुआ, तब तक जिम्मेदारी तो हमारी है ना, और हर माँ बाप की है। मतलब जिम्मेदारी, इंटेंशन जो माता पिता की है वो खराब नहीं है, पर आप उनको अगर पैदा कर दे और सीधा उनकी तरफ देखा ही नहीं और सीधा पैसा भेज दे रहे। मैं बहुत सारे स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ कि जब छुट्टी होती है या बच्चों को छोड़ने, जो मैक्सिमम लोग 90% से ज़्यादा माताएं आती हैं। हाँ, पिताजी नहीं आते। हाँ। तो ये तो इक्वल आपका धर्म एंड कर्म है एक अपने बच्चे के प्रति कि आप भी बच्चे के साथ स्कूटर पे, बाइक में या कार में छोड़ने जाएं, उससे बातचीत करें बुआ के, मामा के, चाचा के, पड़ोसी के, समाज में दादाजी नाना जी के बारे में। एक बहुत बड़ी समस्या लगभग 20 साल से हमारे इस इंडिया में डेवलप हुई है कि हमारे जो नाना नानी हैं बच्चों के, उनसे कनेक्शन और दादा दादी से कनेक्शन, बुआओं से कनेक्शन, मामाओं से कनेक्शन, मासी से कनेक्शन खत्म होता जा रहा है, बहुत ही सीमित होते जा रहे हैं हम लोग। पहले हम छुट्टियों का इंतजार करते थे कि हम नानी के घर जाएंगे, हम दादाजी के घर जाएंगे, वहाँ मजे करेंगे, हमें गिफ्ट मिलेगा, कपड़े मिलते थे। इस तरह की परस्परता खत्म हो गई। अब खत्म हो गई। तो जो ये भी एक कारण है कि जो मामा सिखा पाएगा, माँ दो माँ है वो, ठीक है, जो चाचा सिखा पाएगा, जो नाना सिखा पाएगा, वो माता पिता नहीं सिखा सकते। तो आजकल पड़ोस में पड़ोस का नहीं पता है कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं। तो ये बेसिक मूलभूत कारण है जिसकी वजह से समाज के युवा की जो दिशा है वो दिशा खराब हो रही है। डॉक्टर साहब, कोई अनुभव है आपका, इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं मनोचिकित्सक के रूप में, कोई ऐसा कोई सफल अनुभव है जिसको आप सुनाए और हमारे दर्शकों को लगे कि हाँ हमको वैसा करना है? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे जो अभी देहरादून के डीएम है, अच्छा, वो बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्तित्व के इंसान, सविन बंसल साहब। अच्छा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत रिच व्यक्ति नहीं रहे, उनके माता पिता के अंदर बहुत संस्कार, सभ्यता, उन्होंने दोनों ग्रास रूट से आए, वहाँ से आए। अच्छा। और मेरी बहुत कम मुलाकात है सविन बंसल साहब से, उनके भाई भी उसी IAS ऑफिसर हैं, और दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की है। और कल उन्होंने ज्वाइन किया है और कल अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से, अपनी प्राइवेट गाड़ी से वो पहुँच गए थे अस्पताल, दोनों हॉस्पिटल, और लाइन में खड़े हो गए। तो ऐसे व्यक्तित्व, मतलब वो, मैं सविन बंसल साहब को धन्यवाद देने के साथ साथ उनके माता पिता को दूंगा। ये पेरेंटिंग है कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही कम संसाधनों में पढ़ाया लिखाया और संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को जगाया, और आज वो एक अच्छे IAS ऑफिसर के रूप में अच्छे IAS ऑफिसर बने। मैं सिर्फ आपको फिर से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी घटना हो कि वो आपके पास आए और बहुत क्रिटिकल, और फिर आपने उनको जिस तरह से भी काउंसलिंग की उनकी की होगी लंबे समय से कई बार, और फिर वापस जा करके और आपको उसका आउटपुट दिखा सामने पे कि आपको लगा हाँ ये फैमिली या ये बच्चा या ये यूथ बिल्कुल लाइनअप हो गया है। देखिए हमारे पास ऐसा कोई एक एग्जांपल, हाँ, हमारे दर्शक। देखिए हमारे पास मैंने लगभग 44,000 जो यूथ है उनके साथ काम किया है उस कंट्री में। अच्छा। और मैक्सिमम टाइम मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहा हूँ। हाँ जी। पिछले 20-22 साल से हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और मैं बाहर भी जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। तो बहुत छोटी जब इश्यूज़ होते हैं घर में, बहुत छोटे इश्यूज़ हैं, थोड़ा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या कुछ झगड़े हो गए हैं, तो माता पिता इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो उस टाइम पे नहीं सोचते कि मेरा बच्चा ठीक है, सब में होता है, हो जाएगा, वो ध्यान नहीं देते, खुद भी काउंसलिंग नहीं करते उनकी, और बुआ से, मामा से, फ्रेंड से भी नहीं कराते। तो मेरा जो उद्देश्य कहने का ये है कि जब बहुत क्रिटिकल चीज़ें बन जाती हैं तब हमारे पास पहुँचते हैं, कि जब वो ड्रग्स में फंस गया और जब वो उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई है, जब वो लगातार फेल हो रहा है या उसके नंबर धीरे धीरे कम आ रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई क्रिटिकल हो और आपने आप पास आने से वो बहुत बदल गया। देखिए ऐसी कोई कहानी आप एक बता दीजिए, अगर ऐसी कोई किस्सा है या कोई अनुभव है या कोई घटना है। एक बहुत बड़े अधिकारी यहाँ उत्तराखंड, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप बता सकते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा जी। उत्तराखंड सरकार में रहे हैं बहुत बड़े अधिकारी जी। तो उनका बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहा और वो फाइनली ड्रग्स में चला गया। अच्छा। और उसको कुछ ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर हो गए कि उसने घर छोड़ दिया और वो अपने पिता की एक तरह से बदनामी करने के लिए वो झुग्गियों में रहा करता था। अच्छा। और वो कई महीनों तक नहाता नहीं था, उसके बाल नेल्स बढ़ जाया करते थे
और क्योंकि वो बड़े अधिकारी थे तो वो हाँ। ढूंढ लिया, विजिलेंस से या पुलिस के माध्यम से ढूंढ लिया करते थे। और जब वो झुग्गियों में पहुंचते थे, और एक बार मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी उसको वहाँ पर जाकर उनके साथ देखूं, तो दिल्ली में था वो। अच्छा। और जब हम दिल्ली में वहाँ पहुंचे, देखा झुग्गियों में था वो, एक शादरा की झुग्गियाँ हैं वहाँ पर, हमने हाँ। देखा उस बच्चे को। तो वो अपने पिता को देख के वो वहाँ से उठा ही नहीं झुग्गी से, और बहुत गंदी स्थिति में था। और मैंने कहा कि बेटा ये तो पापा है आपके। तो बोलता है मैं आपको तो नहीं जानता हूँ, आप कौन है, बट इनकी तो बेइज्जती करनी है, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये एक मल्टीपल डिसऑर्डर के शिकार बच्चा हो गया, और बचपन से फादर ने समय नहीं दिया, क्योंकि सरकारी तत्व में बहुत काम होते हैं और आदमी समय नहीं दे पाता। तो पिता के और माता के दोनों के सरकारी विभाग में होते हुए या बिजी होते हुए, सरकारी विभाग की बात नहीं है, बिजी होते हुए वो बच्चे को समय नहीं दे पाए। तो उसने बदला लेने की ठानी कि ये बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं, इनको इंसल्ट करना है। तो उसने कई साल तक उनकी इंसल्ट करना शुरू किया, और वो मुझसे इनिशियल फेस में कनेक्ट नहीं हुआ, और लगभग 3.5 महीने लगे हमें उसे कनेक्ट करने में। वो समझ पाया कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में सुधार हो, और मेरे माता पिता की तरफ से ये माफ़ी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि बेटा माफ़ कर दो, हमारा जीवन तो चला गया, अब आप देखो। तो मैंने लगभग 5.5-6 महीने काम किया उसके साथ में। अच्छा। उस बच्चे के, और उसने लास्ट वाले बैच में IPS निकाला अभी। और उस बच्चे ने वो क्या ऑफिसर्स बात के, है। और वो टैलेंट तो था ही उसके अंदर। ये बड़ी बात है। तो वो मिलने आया मुझे, और हमने उससे बात की, और वो कह रहा मैं क्लिनिक नहीं आऊँगा, आपके ऑफिस नहीं आऊँगा, हम बाहर मिलेंगे, बात करेंगे। वाह। तो हमने बात की उससे, और मैंने ऐसे कैसे किया, बोले फिर मेरे को ये भी तो प्रूफ करना था कि मैं माता पिता का DNA कर सकता हूँ। तो उसने वो चीज़ें की। ये बात है। चलो ऐसा बहुत आगे बढ़ते हैं। मैं ये डॉक्टर साहब एक थोड़ा और जान रहा हूँ कि जो आजकल हमारे पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, गजेट्स आ गए हैं, और कभी तो ये नहीं था, जब कभी हमारे जेब में, अगर हमारी जेब खाली था, एक रुमाल वो रहता था तो तभी चलता था, लेकिन एक जेब में रुमाल, एक जेब में मोबाइल ना हो तो ऐसा लगता है कि अधूरा अधूरा है। या यूथ, तो जो ये जितने भी गजेट्स आए हैं, इससे भी कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी? देखिए, जो मेजर अभी सबसे बड़ा जो समस्या आई है इंडस्ट्री में, हमारे समाज में, वो जो आपने बोला अभी गजेट से आई है, विच इज कॉल्ड मोबाइल। और मोबाइल को टेक्निकल या वैसी लैंग्वेज में हम स्लेव बोलते हैं, कि हम मास्टर हैं, वो हमारा स्लेव है। तो स्लेव मतलब कि वो मेरे डायरेक्शन में चले। हाँ। लेकिन टेक्निकली स्लेव कोई नहीं होना चाहता। वो स्लेव ये सोचता है कि अब तुम स्लेव बनो, मैं मास्टर बनूंगा। तो वो स्लेव था, लेकिन कुछ सालों के बाद वो अब मास्टर बन गया है। अब वो स्लेव जो है, जैसे हमारे घर में जैसे कुछ लोग काम करते हैं जो कि हमारे सहायक होते हैं, वो भी अच्छे इंसान हैं, तो वो भी स्लेव नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं मेरे पास भी टीवी हो, घर हो, गाड़ी हो, वो देख के, वो चकाचौंध को देख करके वो उनके अंदर एक भावना होती है। तो मोबाइल जो जिसकी हम बात करें, इसमें सोशल मीडिया है, जिसमें बैंकिंग है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें एवरीथिंग वी हैव नाउअडेज विद द मोबाइल। तो मोबाइल अब मास्टर बन गया। और अगर उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो ये रिकॉर्ड्स 14 घंटे 14 आवर्स का एक 24 घंटे में हम लोग मोबाइल पर रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर रहते हैं। तो हमारी सोचने समझने की क्षमता, जो हम स्वयं से बात करते थे कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या जिम्मेदारी निभानी है, वो टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम टेबल था, बिगड़ गया बिकॉज ऑफ ये मोबाइल का जो था। अब मोबाइल को अगर आप ध्यान से देखें तो साथ में लेके सो भी रहे हैं, और मोबाइल को हम वॉशरूम भी लेके जा रहे हैं, मोबाइल स्कूल भी जा रहे हैं, मोबाइल को छुप के भी ले रहे हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री मोबाइल की नंबर 1 इंडस्ट्री हो गई, उस सेक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो गई। मेडिसिन के बाद उसी का नंबर आ रहा है। और एक परिवार में अगर आप देखें तो 4 लोग हैं, 10 कनेक्शन है, 4 कमरे हैं, और सब मोबाइल से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा कि बेटा नीचे आ जाओ, खाना लग गया, कि मम्मा ऊपर ही दे दो। तो ये मोबाइल की जो ये इसने दिया गया था, इसने आया था कि हम इजीली अपनी ज्ञान को या अपने जो रिसोर्सेज हैं या जो हम चाहते हैं वो हम इजी कर पाए। तो इजी शुरू में इजी था, लेकिन जैसे ये मास्टर बना वो डिफिकल्ट हो जाता है। इससे तो हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इससे जब आपका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा, एक जगह आप बैठे हैं, अगर आप रिहैब सेंटर्स की बात करें तो देहरादून में जो ड्रग्स के मैटर हैं, जो अल्कोहलिक मैटर हैं, और जो बाकी तरह के ड्रग्स के मैटर हैं, उसमें 138 रिहैब सेंटर देहरादून में है, जिसमें लगभग 50 ऐसे लोग मिलेंगे आपको जहाँ जो कि मोबाइल यूज़ करते थे, उनको वहाँ रिहैब में डाला हुआ है, जो कि गलत है। अगर आप US UK बाहर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ ऐसे रिहैब स्टार्ट हो गए हैं
जहां पर कि जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको उस रिहैब में डाला गया है। ये भी एक नशा हो गया जैसे, ये आने वाले हाँ? समय का नशा हो गया। नशा प्लस हो साइबर गया। क्राइम, ओ, जो साइबर क्राइम है वो आजकल अगर आप देखें तो करीब 17-18% की गति से जो बढ़ रहा है वो बिकॉज ऑफ मोबाइल। तो आज की डेट का जो बड़ा नशा है वो मोबाइल है। इससे कैसे बचा जा सकता छोटे माता पिता जो छोटे बच्चे हैं उनको जब वो रोते हैं या मम्मी पापा कुछ काम करना है या बिजी हैं या गेस्ट आ गए तो बच्चे को है? मोबाइल पकड़ा है। मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल में वो कार्टून देख रहा है। तो बचपन से अगर आप किसी को दिखा रहे हैं इस चीज़ को तो उससे वहाँ से निकालना एक चैलेंज बनता जा रहा है हम लोग के लिए। एज ए मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक क्या सलाह देंगे कि इससे हम कैसे कितना कनेक्ट रहें कितना न रहें? देखिए आज भी अगर आप कहीं जाते हैं ट्रेन में, बस में या एयरपोर्ट पर या घर में परिवार में कहीं देखते हैं और कोई किताब पढ़ रहा है जी तो आपको बड़ा अच्छा लगता है ये बुक पढ़ रहा है। जी। तो हम जो सीनियर लोग हैं जो माता पिता हैं उन लोगों को स्वयं एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अच्छा कि ऐसे घर पर आते हैं उन्होंने मोबाइल को टेबल पर रख देना चाहिए अलग से, जी या उनको बोलना चाहिए कि जब हम 45 मिनट 40 मिनट डिनर साथ में करते हैं सब लोग उस वक्त मोबाइल किसी का नहीं होना चाहिए। या हम मंदिर जा रहे हैं या जब कोई घर में आ रहा है उसको हम जब प्रणाम कर रहे हैं या जब हम मामा चाचा से बात कर रहे हैं, जब आप ट्यूशन्स पढ़ने जा रहे हो, जब आप स्कूल जा रहे हो, जब आप खुद पढ़ रहे हो तो उससे मोबाइल नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऐसा कंडक्ट बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे मोबाइल की जो ये एक तरह से एक बन गई है लोगों की तो धीरे धीरे खत्म हो। तो मतलब मोबाइल जिस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करो और उसको उसके वो हमारे पे हावी न हो ना, यही है। हावी ना हो मतलब देखिए मोबाइल में क्या अगर फेसबुक की आप बात करें या व्हाट्सएप की करें तो उसमें एग्जिट नहीं है, एंटर तो आप कर जाएंगे लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है डिजिटल कि आपको यहाँ से वहाँ से यहाँ जाएंगे उसमें उलझ गए हाँ, तो हाँ। आपका एक टाइम, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम सेट है कि वो 1 घंटा अगर आप मेरा मोबाइल देखेंगे तो इस टाइम वो सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा आपको। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर हूँ तो मैं वही मैनेज नहीं कर पाता हूँ। तो मैं उसको कभी कभी खोल के आधे घंटे 2 घंटे बाद देख लेता हूँ 5 मिनट के लिए, और जो बहुत ज़रूरी है उसको मैं रेस्पॉन्स दे देता हूँ। बाकी मैं रेस्पॉन्स देना सही नहीं समझता, बिल्कुल अननेसेसरी नहीं करना। बिल्कुल डॉक्टर मुकुल शर्मा जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और हमारे दर्शक आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं डॉक्टर साहब। वो चाहते हैं कि आपका नंबर वो हो जाए तो क्या आप तक घर बैठे आप उनकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा नंबर वो लोग ले सकते हैं। हमने मेरा नंबर है 99 जी 170, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 99 170 666 3 बार 6 666 55। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं कॉल बैक जरूर करूँगा। मैं भी नंबर बोल देता हूँ कि डॉक्टर साहब का नंबर है 99170 यानी कि 3 बार और लास्ट में 2 बार 55। तो आप इनसे संपर्क करें। अब ऐसी भी कोई दिक्कत है आप आ नहीं सकते, कई सारी दिक्कतें हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात की डॉक्टर साहब आप जी जो बातचीत में आपसे निकला है कि जेल में जो लोग हैं उनके साथ आप काम कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत है। कई बार क्या होता है कि वो ना चाहते हुए भी कुछ गलती हो जाती जैसे ना, और मतलब कभी गलत फंस भी जाता है इंसान, वहाँ जाकर वो भी डिप्रेशन में आ जाता है और आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बड़ी बात है। तो किस तरह का आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, और क्या आपको इस तरह की जो जिनको इस तरह की समस्या है, मनोचिकित्सक की जरूरत है, वहाँ पर किस तरह का उनका काम है, या वहाँ का कोई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है या कोई अनुभव या किस्सा है तो उसको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा काम कर रहे हैं आप, उनके साथ कोई नहीं करता काम, बहुत कम लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं। देखिए जेल का जो वर्ड है वो भारत सरकार ने कुछ साल पहले खत्म कर दिया था और जेल को सुधार केंद्र, सुधार गृह के नाम से एक नाम रखा गया और सभी जेल के बाहर सुधार गृह लिखा होता है। सुधार मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ चला गया है उसको जो मुख्य धारा है, जो उसके जीवन का अधिकार है, जो मुख्य धारा से हट गया है उसको वापस जोड़ने का प्रयास किया गया है। और हमारी जो चीफ सेक्रेटरी मैडम है और जो हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं बहुत प्रयास करते हैं वहाँ पर कि हम किसी तरह से उन लोगों को वहाँ से हटा पाएँ। लेकिन जो वहाँ मोबाइल नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा सुविधाएं जो एक नॉर्मल व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो घर में हमें मिलती हैं वो वहाँ नहीं मिल सकती, नहीं मिलनी भी चाहिए। बाकी वहाँ मंदिर है, वहाँ आपको पढ़ने के लिए किताबें मिलती हैं, वहाँ पढ़ने के लिए आपको न्यूज़पेपर है, वहाँ आप लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जेल है। तो वहाँ पर कुछ लोग, जितने भी लोग मैं मिला हूँ वहाँ पर, अगर हम काफ़ी लोगों की बात करें तो 80% जो लोग हैं, 80% से ज़्यादा जो वहाँ पर लोग हैं, यूथ खास तौर से और बड़े लोग भी, उनका इंस्टेंट गुस्सा रहा है। इंस्टेंट गुस्से में आकर के अच्छा उन्होंने क्राइम कर दिया।
जो रेकी के बात करें या प्री प्लान की बात करें या मतलब न चाहते हुए भी यही कह सकते हैं, गुस्सा आ गया तो मेजोरिटी में जो है वो व्यक्ति अंदर से वैसा नहीं है, अंदर से बहुत अच्छा है। और जो क्राइम है उसका वो बहुत अपने लोगों के साथ में किया उसने, या हो गया, किया नहीं हो गया। अच्छा, काफी वही जो आपने कहा गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया इंस्टेंट उसको कि मैं भी कुछ हूँ। तो मेरा ये जो पिछले कुछ सालों से काम करने का तजुर्बा रहा है वो ये है कि हम संस्कार, सभ्यता और संस्कृति से बहुत दूर हैं और गुस्से की जो लेवल है वो हमारा बहुत बढ़ गया है। जब तक आप अपने व्यक्ति को, अपने समाज को या अपने परिवार को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेरा व्यक्ति है, अगर आप सोचते हो ये मेरा बच्चा है या मेरा स्पाउस है या मेरे माता पिता है या मेरा भाई है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, ये मेरा है। जैसे ही आप इसको सोचते हैं कि मेरा नहीं है, ये आर्गुमेंट कर रहा है मेरे साथ या ये मुझसे कुछ और चाहता है, तो मुझे गुस्सा आने की संभावना है। तो गुस्से का एक लेवल है, तो वो गुस्से एक इतना ज्यादा गुस्सा उस व्यक्ति को आ जाता है कि वो एक क्राइम कर देता है और क्राइम करने के कुछ समय बाद ही उसको लगता है गड़बड़ होगी मेरे साथ, बहुत खराब हो गया। और उसके बाद खैर बहुत सारे प्रोसेस हैं, जो ह्यूमन राइट्स है वो उनको काफ़ी सपोर्ट करता है, हम लोग भी उनसे बात करते हैं, उनका मेंटल हेल्थ पे, जो मानसिक स्वास्थ्य है उनका, जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फियर है, डिप्रेशन है, उन सब पे बहुत ओपन टॉक होती है और उनको हम सहज करते हैं कि भाई आप कुछ समय के लिए यहाँ पर हैं, कोशिश करें वहाँ से। और काफ़ी लोग वहाँ से निकल भी रहे हैं और वहाँ से निकलने के बाद कुछ लोगों के पास जो हमारा समाज है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, जेल से आया है, ये बड़ी दिक्कत है। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं 5-6% की वापस से क्राइम करके वापस चले जाते हैं, वापस से आए क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको कमरा नहीं मिल रहा है, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमको बाहर भी काम करना है। तो हम लोगों ने बाहर क्या किया है कि जो यूथ है उनके लिए हमने सिटकुल में और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप किया है जॉब के लिए। तो बाहर निकल के हमने अभी पिछले 2-3 महीने में 17 लोगों को जॉब दी है कि वो वापस से मुख्य धारा में जुड़ें और जॉब करें और वापस से वो क्राइम के बारे में ना सोचें। पर मुझे हंसी आती है इस बात पे ना, कभी हंसी इस बात पे आती है कि जो पॉलिटिशियन है ना वो जेल से भी छूटता है तो उस पर माला डालते हैं लोग, और इस तरह का जो व्यक्ति है उसको लोग जो आम नागरिक है उसको फिर दूसरी दृष्टि से देखते हैं। हमारे संसद में और विधानसभा में कई ऐसे लोग हैं जो जेल से छूट करके जन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे पर हंसने वाली बात तो है ही। अच्छा, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही आपसे अनुरोध है, स्पेशली माता पिता से, कि आपकी संपत्ति आपके बच्चे हैं और आप उनका ध्यान रखें। समय बहुत ख़राब है बच्चों के लिए, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो बहुत छोटी बात के लिए किसी भी अपराध में, डिसऑर्डर में, फियर, फोबियाज में फंस जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पैसे बचाने में रहते हैं। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो पैसे बचाने में रहती हैं कि हम पैसे बचा के कुछ काम, बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पैसे हमारे जीवन जीने की शैली है, उसको बचाने के लिए नहीं है। तो अपने बच्चों पे मैंने देखा है कि बहुत सालों से, लगभग 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ख़राब केस आते हैं जब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार 6 महीने लग जाते हैं उसको ठीक करने में। तो इनिशियली फेस में अपने बच्चों को देखिए और आपका ये भी कर्तव्य है कि आप समाज को भी कुछ दें। हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 90% अपने परिवार में सीमित हो गए। अपने परिवार में सीमित ना हो, समाज भी हमारा है, पड़ोस के बच्चे भी हमारे हैं, भाई बहन भी हमारे हैं, सब हमारे हैं। तो जब इस सोच से आप काम करेंगे तो हम अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। आज हमने बात की है वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर मुकुल शर्मा जी से। अगली बार हम ऐसी किसी और शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।